स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम इंदौर नंबर 1 में आपका स्वागत है। मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं इंदौर नगर निगम के आयुक्त मनीष सिंह। दर्शकों, आप जानते हैं कि इंदौर को बहुत बड़ी सफलता मिली है, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पूरे देश में सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर जो सर्वेक्षण हुआ, उस सर्वेक्षण में इंदौर ने बाजी मारी है, अव्वल नंबर पर इंदौर रहा है। और इस सफलता का सबसे बड़ा किरदार अगर कोई है, इस सफलता का श्रेय अगर किसी एक शख्स को जाता है, वन मैन आर्मी अगर कोई है, सेनापति कोई है, तो निश्चित रूप से वो नगर निगम के कमिश्नर मनीष सिंह हैं, जिन्होंने अपनी जिजीविषा से, अपने जुनून से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से और तमाम विरोधों को दरकिनार करके, नज़रअंदाज करके, फोकस्ड वे में काम करके इंदौर को सिरमौर बनाया है, सरताज बनाया है। निश्चित रूप से वो बधाई के काबिल हैं। मनीष सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपको बधाई है। धन्यवाद प्रतीक जी। इससे पहले कि मैं सवालों का सिलसिला जारी करूं, अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि मनीष सिंह जी का अपने कार्यकाल में किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए पहला इंटरव्यू है जो वो स्टूडियो में दे रहे हैं, और इस मायने में वो सिटी न्यूज़ के दर्शकों से पहली बार नगर निगम के कमिश्नर रूबरू हो रहे हैं। मनीष सिंह 1993 बैच के ऑफिसर हैं। बहुत जल्दी उनको IAS अवार्ड होने जा रहा है। नगर निगम इंदौर में 2 साल से कमिश्नर हैं। इसके पहले भोपाल नगर निगम में 5 साल कमिश्नर रह चुके हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण के CEO रह चुके हैं। औद्योगिक केंद्र विकास निगम में रह चुके हैं, AKVN में रह चुके हैं, MPFC में रह चुके हैं। इंदौर में SDM और ADM रह चुके हैं। इंदौर की नस नस से, रग रग से वाकिफ़ हैं। इसलिए वो कई बार तो ये लगता है कि वो मध्य प्रदेश शासन के नहीं, इंदौर के अधिकारी हैं। मनीष सिंह जी, जब आप नगर निगम कमिश्नर के रूप में आए, बहुत सारी दूसरी चुनौतियां भी थीं, लेकिन आपके दिमाग में सफाई वाला जो विषय है वो क्यों रहा, और उसकी उस फील्ड में काम करने के आपने जो सबसे ज़्यादा चुनौतियां उसमें, क्योंकि सफाई कर्मियों अनुशासित नहीं थे, बहुत सारी यूनियनों में बटे हुए थे, काम नहीं करते थे, नौकरी पर थे मगर नौकरी नहीं करते थे, और सफाई ऐसी चीज़ है जो जनता को भागीदार बनाए बिना हो भी नहीं सकती है। तो सबसे कठिन चुनौती को ही आपने क्यों स्वीकार किया? देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल सफाई को ही एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। कुछ तो ये था कि मैं भोपाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहा था, तो मुझे आइडिया था कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से होता है। फिर मैं यहाँ आने से पहले इंदौर में ही MD AKVN था मैं, तो मैं यहाँ की सफाई व्यवस्था देख रहा था किस प्रकार से चल रही, बाहर से एक दर्शक के तौर पर देख रहा था। मुझे गैप्स समझ में आते थे, कहाँ पर गैप्स हो रहे हैं। दूसरा, जब नगर निगम इंदौर में मेरी पोस्टिंग हुई तो नगर निगम की मालिक महापौर रहती हैं, और मैं माननीय महापौर मैडम से मिला, और मेयर मैडम का पहला ही ये था कि इंदौर को साफ़ करना है कमिश्नर साहब, और इसमें अपने को भिड़ के लगना है। क्या कर सकते हैं, A to Z से मैडम काफ़ी खफा थी, क्योंकि मेरे आने के पहले कुछ महीने से मैडम आ चुकी थी एज मेयर। उन्होंने काफ़ी मीटिंग्स ली थी A to Z वालों की, और A to Z से कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। तो एक आमूलचूल परिवर्तन चाहती थी वो। उनके आइडियाज़ भी थे, उन्होंने शेयर भी किए मुझसे आइडियाज़, जिसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए बाद में। तो नगर निगम आने के बाद एक, चूँकि मेयर की प्रायोरिटीज़ ही नगर निगम में चलती हैं, उन्हीं के लाइन ऑफ एक्शन में पूरे हम लोग अधिकारी लोग चलते हैं, तो उनकी ये प्राथमिक उनकी फोकस्ड एक फील्ड था कि सफाई शहर में करनी है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो स्थिति है शहर में, प्रॉपर्ली डोर टू डोर कलेक्शन का उन्होंने बोला, वो चाहती थी डोर टू डोर कलेक्शन हो। प्लास्टिक सेंटर स्थापित हो, ताकि जो ये पॉलीथीन पूरे शहर में घूमता है, इसको हम परचेज़ करके प्लास्टिक सेंटर के माध्यम से रोड में काम लें या सीमेंट फैक्ट्री से भेजें। तो उनकी प्राथमिकता जो की थी, इसलिए हम लोग ने इसमें वर्किंग शुरू की। और प्लस एक अनुभव था नगर निगम भोपाल का। आप 5 साल वहाँ नगर निगम कमिश्नर रहे थे, तो आपका अनुभव था। और चूँकि भोपाल, पुराना भोपाल में तो काफ़ी गंदगी रहती रही एक ज़माने में, तो वो आपके सामने चुनौती रही होगी उस समय। हाँ, भोपाल में अब तो भोपाल भी दूसरे नंबर पर आ गया। भोपाल का एक्चुअली भोपाल का हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ज़्यादा है और इंदौर का वर्टिकल स्प्रेड ज़्यादा है। डेंसिटी इंदौर की बहुत ज़्यादा है, भोपाल में डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो पर्टिकुलर एरिया में जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन होता है भोपाल में, वो इंदौर की तुलना में काफ़ी कम होता है, तो वहाँ मैनेज करना थोड़ा ईजी है। इंदौर में MSW जनरेशन कुछ लोकेशन से तो बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी डेंस है इंदौर।
तो इंदौर ज़्यादा चैलेंजिंग है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से। सर यहाँ पर एक जो बड़ी समस्या अतीत में आई कि जो सफाई बेलदार है, सफाई कर्मी है, और जो जागीरदारी प्रथा है उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल जाता था। और सफाई कर्मियों में अमूमन 40% लोग ऐसे थे जो मस्टर पे कर्मचारी थे लेकिन सफाई करने नहीं आते, तो वो कारों में घूमते थे, वो काफ़ी संपन्न है। और नेताओं का उन पर वरदहस्त था। कई सफाई कर्मियों की यूनियंस थी, यूनियंस के लीडर्स थे, उनके खिलाफ कोई नगर निगम कमिश्नर जा नहीं पाया। कई IAS नगर निगम कमिश्नर रहे लेकिन वो भी नहीं जा पाए। और पॉलिटिकल वरदहस्त उन सफाई कर्मियों पर इतना ज़्यादा रहा कि उसको तोड़ पाना मुश्किल रहा। तो जब आप सफाई के फील्ड में गए तो सबसे पहले तो ये चुनौती आपके सामने रही होगी, इसको आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, संवाद था जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि चीज़ें सब मैनेज हुई है। जब ये हुई, हम लोग, मेरी मेयर मैडम से चर्चा हुई और मेयर मैडम का ही ये सजेशन था कि जो जितने भी यूनियन वालों से एक मीटिंग करते हैं, चर्चा करते हैं क्या समस्याएं हैं उनकी, और क्यों नहीं ये सफाई में जो प्राइमरी कलेक्शन जो नगर निगम की पूर्व में भी जिम्मेदारी थी, वो प्राइमरी कलेक्शन का काम नगर निगम के ही सब सफाई कर्मचारी कर रहे थे। तो उसके तहत पहले हम लोगों ने, मेयर मैडम ने, हम लोगों ने यूनियन के कर्मचारी जितने भी पदाधिकारी उनको बुलाया, उनसे चर्चा की। उनका ये स्पष्ट करना था यूनियन के पदाधिकारियों के, साहब अगर आज जितने भी लोग नहीं आ रहे हैं या जो इसका बहाना ले रहे हैं, हमारे यूनियन के नाम पे बहाना ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप सख्ती करिए उन पे, और सब आएंगे लोग और हम कुछ नहीं बोलेंगे उनके लिए। तो ये चीज़ सामने आई कि जो यूनियन के नाम पे जो लोग, आपने कितने लोग बर्खास्त किए, कितने लोगों को हटाया, बाहर किया? हाँ, जब यूनियन चर्चा हुई इसके बाद 1-2 दौर की बैठकें और ली हम लोगों ने, फिर सख्ती शुरू की। उसके बाद यूनियन के पदाधिकारी भी फील्ड पे गए, वो भी जो मेयर मैडम के इंस्ट्रक्शंस जब उनको मिले और उनको जो चर्चा करके उन्होंने समझाया, तो वो लोग भी फील्ड पे गए। उन्होंने भी सुबह को निकल करके लोगों से आह्वान किया, अपने सफाई कर्मचारियों को काम करिए आप लोग। तो ये स्थिति बिल्कुल विपरीत थी कि यूनियन के पदाधिकारियों की वजह से सफाई नहीं हो रही थी, बिल्कुल गलत था ये। बल्कि इस पूरे मुहिम में 6 यूनियन है नगर निगम इंदौर में, और 6 यूनियन के सारे पदाधिकारियों ने पूरा साथ दिया हम लोगों को। क्या वो राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त था उन सफाई कर्मचारियों को? राजनीतिक प्रश्रय तो नहीं था, क्योंकि महापौर मैडम चाह रही थी सफाई हो, तो अगर राजनीतिक, महापौर कांग्रेस BJP के बहुत सारे नेताओं के वो पट्टे हैं। कहीं ना कहीं जो मुझे लगा कि हमारे सिस्टम के इनबिल्ट वीकनेसेस थी उसमें, जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे जो अधिकारी जो मॉनिटर कर रहे हैं उन लोगों को, उन्हीं की वीकनेसेस ज़्यादा थी, जिस वजह से ये काम नहीं हो रहा था। लापरवाहियाँ थी हमारे इंटरनल सिस्टम में, क्योंकि सभी एक कोई अधिकारी सख्ती, सभी के लूपहोल्स थे, कुछ ना कुछ अधिकारी को जो मॉनिटर कर रहे थे वो नीचे लेवल पे। कहीं भी कोई अधिकारी सख्ती करता था तो वो यूनाइट होकर के उसके खिलाफ अटैक करते थे, या उसके खिलाफ एक लिखित शिकायतें होने लग जाती थी। तो कोई भी अधिकारी जो मॉनिटर कर रहे थे जो लोग, इन लोगों को, वो हिम्मत नहीं कर पाते थे कि इनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली हो सके। कहीं ना कहीं सिस्टम की और भी कुछ ऐसी थी वीकनेसेस जिसकी वजह से इस पर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। जब महापौर की प्रायोरिटी बनी है, यूनियन के पदाधिकारियों ने भी स्पष्ट किया अपना स्टैंड, उसके बाद फिर हम लोगों ने सख्ती शुरू की। तो लगभग हम लोगों ने इनिशियली तो करीब 150 200 करीब टर्मिनेट किए हम लोगों ने, उसका इम्पैक्ट गया। और कुछ उसमें जो टर्मिनेट हम लोगों ने किए उसमें कुछ गलत लोग भी टर्मिनेट हो गए। तो पदाधिकारी फिर हम लोग के पास आए, उससे संवाद हम लोग का बना रहा। उन्होंने लिखित में दिया कि साहब ये था, वो गलत इसका नाम चला गया और ये काम पे था उस दिन, वो गलत, ये काम अच्छा करता है। तो आपने अपनी गलती भी सुधारी? फिर हम लोगों ने जांच की, उसके मालूम पड़ा, उसको फीडबैक लिया तो मालूम पड़ा कि हाँ ये काम करता था, उसको बहाल भी किया फिर हम लोगों ने। तो ऐसे जो ये अच्छा रहता है कि अगर आप अपने से, आपसे कहीं गलती हो रही है तो उसको सुधारा भी जाना चाहिए। ये अब देखिए, फीडबैक आता है, सही भी आता है, गलत भी आता है। 6,500 कर्मचारी काम कर रहे हैं, शहर बहुत बड़ा है। तो अगर जब कमीशन लेवल पे इस तरह के माइक्रो लेवल के फीडबैक्स आते हैं, कई बार उसमें कुछ गलत भी फीडबैक्स रहते हैं, तो उस पर अगर कोई ऐसी बात यूनियन के पदाधिकारियों के माध्यम से हम लोग को आई तो हम लोगों ने रेक्टिफाई भी किया उसको, जब हम लोगों ने जांच करके पाया कि ये लोग सही बोल रहे हैं। तो यूनियन के पदाधिकारियों से निरंतर संपर्क करने से फ़ायदा ये भी हुआ, एक तो उन लोगों ने मोटिवेट किया कर्मचारियों को, दूसरा जहाँ हम लोग सख्ती कर रहे थे, सख्ती करने में कहीं कोई सही कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती तो उनको वो हम बतलाते थे और हम लोग रेक्टिफाई करते थे। सर, जब ये तय किया गया आपने, या आपकी टीम में, कोर टीम में जब ये तय हुआ कि हमको सफाई को लेकर एक अभियान चलाना है और सर्वे होने वाला है, उसमें इंदौर को अच्छे नंबर मिले, इंदौर आए, तो क्या रणनीति क्या बनाएगी? किन किन सेक्टर्स में आपने काम करने का निर्णय लिया? मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को वो अंदर की कहानी शेयर करें जिससे कि उन्हें मालूम पड़े कि किस तरह से इंदौर सिरमौर बना, सरताज बना। देखिए, ये सब जो हम लोगों ने आज जो गौरव हासिल हुआ है शहर को, इसकी जो नगर निगम पहले एक बहुत बड़ा पहलू पब्लिक अवेयरनेस का भी है, पब्लिक सहयोग का भी है, जो जिसकी वजह से आज गौरव हासिल हुआ है। ये जो नगर निगम के पार्ट पे हमको एक अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो पब्लिक को देना है, MSW प्राइमरी कलेक्शन के लिए, सेकेंडरी कलेक्शन के लिए, वो हमारा ऑलमोस्ट 2 साल पहले नील था। वो सारी मशीनरी A to Z कंपनी के पास में थी, जो आउटसोर्स कंपनी थी। उसका उनके यहाँ फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे, वो लिफ्टिंग कर नहीं पा रहे थे, अपने ड्राइवर्स को पे नहीं कर पा रहे थे, डीजल के लिए पैसे नहीं थे, पेट्रोल पंप से डिफॉल्टर हो रहे थे, गाड़ियों को रिपेयरिंग कर नहीं पा रहे थे, या ड्राइवर चले जाते थे
उनको और तनख्वाह वो नहीं मिली। गाड़ियाँ कचरा गिराती हुई जाती थी, और या A to Z की जो गाड़ियाँ थी हाँ, वो कचरा और गिराती हुई जितने उनके जाती थी। डंपर्स थे उनके वो भी ख़राब हालत में थे। उसके ऊपर जो उनको ढक्के ले जाना चाहिए, जो MSW रूल्स भी बोलते हैं, वो ढक्के नहीं ले जा रहे थे। तो बहुत सारी समस्याएं थी उस समय, जो हम लोगों ने इसको शुरुआत में देखा था। शुरुआत 1 आध महीने मेयर मैडम और हम लोगों ने मीटिंग भी ली इन लोगों की, पर वो रिजल्ट उसका निकला नहीं। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इसको हम लोगों ने तब तक लीगल प्रोविजन एडवोकेट से पूछ लिए थे, पूरे एग्रीमेंट वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो एग्रीमेंट कैंसिलेशन ही एक ऑप्शन बचा था इनका। पहले हम लोगों ने प्रयास किया कि इनको टर्मिनेट ना करें इनका एग्रीमेंट। इनकी 5 करोड़ की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी थी, और जब ये हुआ कि A to Z काम नहीं कर पाएगा, तब फाइनली मेयर मैडम ने ये निर्णय लिया कि नहीं, इनका टर्मिनेट ही करेंगे इनका। और महापौर के निर्देश के बाद हम लोगों ने एक लीगल शोकॉज नोटिस बनाई टर्म्स एंड कंडीशन के तहत जो एग्रीमेंट की थी, और उनसे जवाब लिया। और पैरेलली हम लोगों ने परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फॉरफिट करनी थी, उसके ग्राउंड्स तैयार किए पूरे। उससे ग्राउंड्स तैयार करके हम लोगों ने ऑर्डर पारित किया कि 5 करोड़ आपकी फॉरफिट की जाती है। इनका बैंक दिल्ली में था, दिल्ली से हम लोगों को लिक्विडेट करानी थी इनकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। उसके लिए हमने 3 ऑफिसर्स, एडिशनल कमिश्नर 2 ऑफिसर साथ में भेजे, और बड़ी मुश्किल से दिल्ली के बैंक ने लिक्विडेट करके 5 करोड़ हम लोग को ट्रांसफ़र किया। फाइनली जब हम लोगों ने ये बोला वहाँ के ब्रांच मैनेजर को, चूँकि एजेंसी भी गुड़गांव की थी, बैंक भी दिल्ली का था, और उनके पुराने वो लोग रहे होंगे कस्टमर, तो जब फाइनली ये बोला था कि हम RBI में कंप्लेंट करेंगे, आपको 3 दिन हो गए और आप लिक्विडेट नहीं कर रहे हैं, जबकि कंडीशन ही रहती है कि जैसे ही हम लोग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के लिए बैंक में दें, विदिन 24 आवर्स हमारे अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए। तो जाकर 3 दिन बाद इनको RBI की जब बात इन्वॉल्व करने के बाद शुरू की हम लोगों ने, तब इन्होंने 3 दिन बाद हम लोगों के बैंक में 5 करोड़ ट्रांसफ़र किए। जैसे ये बैंक पैसा ट्रांसफ़र हुआ, हम लोगों ने इनका एग्रीमेंट टर्मिनेट किया, ऑर्डर इशू किया हमने। और उसके बाद चर्चा हुई, इनकी जितनी मशीनरी थी, सारी मशीनरी हम लोगों ने विदिन 48 आवर्स अपने कब्जे में ली। पैरेलली हम लोगों ने वर्कशॉप को स्ट्रेंथन कर दिया था, क्योंकि मशीनरी की हालत बहुत ख़राब थी इनकी, उसको हमने ठीक कराना शुरू किया। एजेंसीज हम लोगों ने टेंडरिंग करके पहले से रखी हुई थी वर्कशॉप के माध्यम से, कुछ वर्कशॉप में ठीक कराना शुरू किया, क्योंकि वर्कशॉप भी ऑलमोस्ट डेड थी। तो मेयर के इंस्ट्रक्शंस ये भी थे कि वर्कशॉप को स्ट्रेंथन किया जाए, तो वो पैरेलली हम लोग उसमें ही वर्क कर रहे थे। और बाहर कुछ गाड़ियाँ भेजी बनने के लिए लोकल इंदौर में। तो पैरेलली ये सबसे पहले जो A to Z से हमको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला था, बहुत ही ख़राब हालत में था, उसको ठीक करके और कैसे भी चला अच्छे कंडीशन में लाए हम लोग, कि ताकि जो लिफ्टिंग ऑफ गार्बेज है, MSW है, ये इंश्योर हो जाए सिटी से। उस समय समस्या यह थी कि लिफ्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी शहर से, और डेली 800 से लेकर 1000 टन कचरा जनरेशन होता था MSW का। तो अगर 800 से 1000 टन डेली हो रहा है और लिफ्टिंग 2 दिन 3 दिन में हो रही है, 1 दिन के गैप से हो रही है, तो उससे बड़ा शहर गंदा दिखता था। और करीबन 1500 डस्टबिन लगे हुए थे। 1500 डस्टबिन के अलावा 85 वार्ड्स में 300 अलग कचरा स्पॉट्स थे जो शहर में थे। तो 1800 जो स्पॉट शहर के थे, बड़े आइसोर थे ये। इन 1800 स्पॉट्स पे कहीं आवारा पशु खड़े दिखते थे, कहीं सूअर खड़े दिखते थे, कहीं कुत्ते खड़े दिखते थे। तो वो फैलाते थे पूरे कचरे को, बहुत गंदगी पूरे शहर में हो रही थी इससे। तो गाड़ियाँ जब हम लोगों ने ठीक की, तो हमारी लिफ्टिंग हमारी इंप्रूव हुई ग्रेजुअली। एक महीने, हर महीने का प्रोग्रेस लें, गाड़ी लिफ्टिंग शुरू हुई हम लोगों की। पैरेलली जो मेयर मैडम से जो रिव्यू किया लेती, हर लगभग 7 दिन में मेयर का रिव्यू चल रहा था इसमें। उसमें ये आया कि बहुत सारे JCB डंपर्स किराए के चल रहे थे नगर निगम में। उसमें भी ये रिज़ल्ट ये आया कि अगर जो परफॉर्मेंस था किराए की गाड़ियों का, JCB डंपर, वो ठीक नहीं था। वो उनका हमेशा जो किराएदार जो गाड़ियाँ रहती थी, उनका हमेशा प्रयास रहता था गाड़ी कम से कम चले उनकी, ताकि डीजल बचत उनकी हो सके। और नगर निगम से उनको 8 घंटे का पेमेंट होता था पूरा। तो फिर मेयर के इंस्ट्रक्शंस हुए कि गाड़ियाँ प्रोक्योरमेंट किया जाए। तो परिषद की बजट की बैठक हो रही थी, उसमें मेयर की ओर से प्रस्ताव उसमें गया, और परिषद ने भी सहमति दी कि चूँकि ये एक पॉलिसी डिसीजन टाइप में नगर निगम की हो गया था, इसलिए परिषद से संकल्प हुआ उसमें बजट के उसमें कि हाँ, गाड़ियाँ नगर निगम खुद प्रोक्योर करके, खुद खरीद करके और इसको करे। तो हम लोगों ने JCB डंपर, गार्बेज टिपर्स, ये सब प्रोक्योर करना शुरू करे, क्योंकि डोर टू डोर कलेक्शन भी मेयर की निर्देश थे कि डोर टू डोर कलेक्शन भी करना है। कचरा तो इकट्ठा कर लिया आपने, लेकिन ये कचरा निपटान भी एक इसमें एक बड़ा हिस्सा है। उस कचरा निपटान के लिए क्या नगर निगम कर रही है? कचरा देखिए, सबसे टफ रहता है प्राइमरी कलेक्शन। प्राइमरी कलेक्शन के बाद सेकंड अगर टफ बोला जाएगा तो कचरे का जो प्रोसेसिंग है और डिस्पोजल है। इंदौर में प्रोसेसिंग के लिए प्रेजेंटली अभी हम लोगों ने प्लास्टिक केंद्र चालू किया था 1.5 साल पहले। तो प्लास्टिक वेस्ट जो भी है हमारा, वो हमारा रैक पिकर्स के माध्यम से रीजनल पार्क पे हम लोग 4.5 रुपये किलो पॉलीथीन खरीदते हैं, अलग अलग रेट्स हैं। NGO इन्वॉल्व है उसमें, भोपाल का सार्थक, और वो खरीद रहा है। तो उससे प्लास्टिक हमारा MSW में न जा करके हमारे केंद्र में आ जाता है, और वहाँ से फर्दर रोड में बनाने भेजना है हम लोगों को, या सीमेंट प्लांट्स भेजना है, फर्दर वहाँ से आगे जाता है वो। बाकी जो MSW पहुँचता है ट्रंचिंग ग्राउंड में, कंपोस्टिंग के प्लांट हमारे लगे हुए हैं। 500 एक शिफ्ट में 500 टन की प्रोसेसिंग होती है, और 2 शिफ्ट में चलता है प्लांट। वो कंपोस्ट खाद बन रही है, कंपोस्ट खाद बनती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कंपोस्ट खाद में 1.5 रुपये की सब्सिडी घोषित की है। तो फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ये क्रिप्को वगैरह जो हैं, इनके माध्यम से सब्सिडी दी जाती है।
जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी घोषणा हुई है, माननीय मोदी जी के आने के बाद हुई थी ये, उसके बाद से जो कंपोस्ट की खाद ही बिकना शुरू हो गई है फार्मर्स में। और अमिताभ बच्चन आजकल उसका बड़ा विज्ञापन कर रहे हैं, तो उससे भी उसका माहौल बना है। हाँ, तो एक उससे जो ये फ़ायदा मिला कि हमारे कंपोस्ट प्लांट जो ऑलमोस्ट पूरे देश में बंद पड़े हुए थे, उसमें उन एजेंसीज़ को चालू करने में काफ़ी सहायता मिली उसमें, और उन्होंने चालू कुछ किया। राज्यों में कचरे से बिजली बनाने की भी बात होती है, और हम इंदौर में क्या हमारे लिए संभव है कि हम कचरे से बिजली बना सकें? यहाँ हम लोग टेंडर किया है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो कचरे का निपटान है, फाइनल डिस्पोजल प्रोसेसिंग में जो सबसे ज़्यादा एक सक्सेसफुल मॉडल है वो वेस्ट टू एनर्जी है। वो इसमें भी केंद्र सरकार का बड़ा रिवर्सली एक निर्णय आया है कि जो भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से MSW के कचरा बिजली उत्पादन होगा, ये पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को जो स्टेट की कंपल्सरी रहेगा इनको लेना। इसके रेट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय कर दिए हैं कि इस रेट से कम नहीं होगा। तो वो रेट्स हैं वो फिजिबल हैं, और पूरे देश में इस समय वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर में इस्टेब्लिश हो चुका है सक्सेसफुली, वहाँ पर चल रहा है प्लांट। वो इंदौर में टेंडरिंग प्रोसेस पूरी हो गई है। SL के सबसे अच्छी बिड्स SL की आई हैं, लोवेस्ट बिड आई हैं SL की आई हैं, और वो मेरीन काउंसिल में निर्णय के लिए प्रपोजल हम लोग मूव कर रहे हैं। तो इंदौर भी वेस्ट टू एनर्जी की तरफ जा रहा है, और जल्दी इंदौर में कचरे से बिजली हाँ वैसे जा रहा है। और मेरे ख्याल से 1.5 से 2 साल में इंदौर के जो देवगुड़ाड़िया में हमारा लैंडफिल साइट है, वहाँ पर ये प्लांट लग जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। उस कितना समय लगना चाहिए? लगभग 2 साल लगेगा उसमें। उस स्थिति में फिर कंपोस्ट प्लांट की आवश्यकता हम लोगों को नहीं होगी, और जो भी उसकी राख या जो भी इनर्ट मटेरियल निकलेगा उससे, हमारी 2 लैंडफिल साइट हैं, तो फाइनल डिस्पोजल लैंडफिल साइट में होगा, उससे सफिशिएंट कैपेसिटी है उसकी। उसमें हम लोगों ने एक टेंडरिंग प्रोसेस करके कंफर्टेबल पोजीशन ले ली है उसमें। और तो जो फाइनल डिस्पोजल है और फाइनल प्रोसेसिंग है, उसमें वेस्ट टू एनर्जी और लैंडफिल साइट हम लोगों की ऑलमोस्ट तैयार है। 2 साल में प्लांट भी तैयार हो जाएगा। प्राइमरी कलेक्शन हमेशा चैलेंज रहेगा। प्राइमरी कलेक्शन में आपको मैंने कोई भी कितना भी हम ऑटोमेशन कर दें इसमें, ICT एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं इसमें, अल्टीमेटली मैनुअल मॉनिटरिंग इसमें हमेशा रिक्वायर्ड रहेगी इसमें। तो प्राइमरी कलेक्शन को इफेक्टिव रखने के लिए रिसोर्सेज और मैनुअल मॉनिटरिंग रेगुलरली इसको रखेंगे हम लोग। तो कचरा तो लगातार आपको संग्रहित करना ही पड़ेगा। हाँ, डेली 800 से 1000 टन जनरेट हो रहा है, कभी 800 होता है, कभी 850 होता है। इंदौर में एक ज़माने में धूल की भी बहुत बड़ी समस्या थी, और धूल के लिए 2004 से काम हो रहा है। ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, उसमें हुडको का अवार्ड भी मिला था इंदौर को 2004 में धूल निपटान में, और इमर्जिंग सिटी में। ये जो रोज़मर्रा की जो धूल उठाने वाला काम था, इसको आपने कैसे अंजाम दिया? एक्चुअली डस्ट तो अगर रोड के साइड में पेमेंट्स अगर पक्के नहीं हैं और कहीं ना कहीं उसमें मिट्टी एक्सपोज्ड है, तो डस्ट हमेशा जनरेट होगी शहर में, और वो अल्टीमेटली रोड्स में या किनारे सेंट्रल वर्च के कॉर्नर्स में आकर के टिकती है वो। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एक मैनुअल इशू किया है 1.5 साल पहले अभी, और MSW रूल्स जो 2016 के आए, दोनों में मैकेनाइज स्वीपिंग की बात की है इन्होंने। क्योंकि जो भी इसमें रिसर्च हुआ है, मशीनें बुलाई जो हाँ, करती रहती है। मैकेनाइज स्विमिंग बहुत चीप पड़ती है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल स्वीपिंग। अगर डस्ट की बात करें, उसमें टेंडर्स करके हम लोगों ने अगस्त सितंबर में टेंडरिंग की थी हम लोगों ने 2016 में, और उसमें एक आउटसोर्स करके एक इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट है, उससे काफ़ी रीजनेबल रेट्स उसके आए थे, और उन्होंने बिड किया था, और उसी के माध्यम से उन्होंने सारी रोड की स्वीपिंग शुरू की। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हमारी इंटेंसिव रोड स्वीपिंग हुई। अभी भी डेली चल रही है उसी इंटेंसिटी से, पर डस्ट हमारा दिसंबर एंड तक ऑलमोस्ट हमारा कम हो गया था। जो RSPM लेवल 145 की तरफ था। पॉल्यूशन बोर्ड का इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है 2.5 पार्टिकुलेट मैटर, जो डस्ट एयर में कितने हैं उसको RSPM के माध्यम से जज किया जाता है। वो 145 से कम हो गया, इस समय 75 से 80 के बीच में चल रहा है। और हम 60 काफ़ी अच्छा है। हाँ, ये जो पैरामीटर है उसमें बहुत उल्लेखनीय है। और यही पार्टिकुलेट मैटर जब एयर में जाते हैं तो रेस्पिरेटरी डिजीज करते हैं ये। इस समय शहर में रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट की संख्या, और भी अस्थमा रहता है और भी तरह की रहती हैं, जो उसकी पेशेंट्स की संख्या कम हुई है। क्या सफाई जो हुई है और जिस तरह से इंदौर नंबर 1 बना है, क्या आपके पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो ये बताएं कि सफाई होने से, जो हम अक्सर हम कहते हैं और बचपन में हम कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ते आए कि साफ सफाई से रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, क्या इंदौर के नागरिकों में स्वास्थ्य भी बढ़ा है इस सफाई से? बिल्कुल बढ़ा है। मरीजों की संख्या कम हुई है? बिल्कुल बढ़ा है। जो नागरिकों ने यहाँ सहयोग दिया, जो हम लोगों ने जो भी सॉलिड वेस्ट का एक मैनेजमेंट किया है, उससे कचरा दिखना बंद हो गया सड़कों के किनारे। उससे जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, जो हमारे अवैध कॉलोनी हैं, जो स्लम लोकेलिटीज़ हैं, वहाँ जितने पुराने ढेर थे हम लोगों ने सबको 8-9 महीने पहले हटा दिए थे सबको। स्लम्स में डोर टू डोर कलेक्शन बहुत इफेक्टिव है। अवैध कॉलोनियों में डोर टू डोर कलेक्शन बहुत इफेक्टिवली चल रहा है। और उनके जितने खाली प्लॉट्स, खुले प्लॉट्स, ओपन एरियाज़ में जो गार्बेज डंप था पहले से कई सालों साल का, वो चूँकि लिफ्टिंग हो गया है, तो वाटर बॉर्न डिजीज़ भी कम हुई हैं।
आपकी एयरबोर्न डिजीज़ भी कम हुई हैं, मतलब पीलिया, आंत्रशोथ, डायरिया, हाँ ये सब कम डायरिया हुआ है। ये सब कम हुआ है, टाइफाइड कम हुआ है बहुत। जो जनवरी 2016 के आंकड़े देखे हैं और जनवरी 2017 के, टाइफाइड में 80% की कमी आई है, मलेरिया में मोर देन 50% की डॉक्टर कमी आई लोग है। दुखी हैं। अब नहीं, वो डॉक्टर लोग का ये डॉक्टर्स का ही फीडबैक है। मैं सिविल सर्जन और सीएमएचओ से आंकड़े हम लोग को मिले, उसी आधार पे मैं बतला रहा हूँ आपको। डॉक्टर्स ही बतला रहे हैं कि उनके यहाँ पेशेंट्स कम आ रहे हैं, जो एडमिशन्स हो रहे हैं नर्सिंग होम से अस्पतालों में, उसमें एडमिशन्स कम हो रहे हैं, पर डॉक्टर्स फिर भी खुश हैं। अगर शहर की हेल्थ बढ़ रही है, भले उनका थोड़ा बहुत नहीं, उनकी मैं ये एक मजाक में आपसे कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपके इस सिरमौर बनने में डॉक्टरों के धंधे पर भी जो है चोट हाँ, लगी है। गरीब लेकिन गरीबों को बहुत फायदा जो हुआ है। लोअर मिडिल क्लास जो है इंदौर की, जो मैक्सिमम रहती है, उसको डेफिनेटली इससे बहुत फ़ायदा और मिला सर है। आपको नहीं लगता अभी भी खुले में शौच जाने वाला जो मुकाम है उसमें और काम करने की ज़रूरत है? अभी भी लोग दिख जाते हैं सड़कों पे बैठे हुए। हम लोग पब्लिक टॉयलेट, कम्युनिटी टॉयलेट बना रहे हैं। वैसे जितने भी घर बने हुए हैं, आप अगर सर्वे करेंगे, हम लोगों ने बहुत इंटेंसिव इसमें काम किया था ओडीएफ वाले प्रोजेक्ट में। जितने भी 19 हमारे जोन्स हैं, 19 जोन्स में जो 29 गांव भी जुड़े हुए हैं, उनमें 128 ओपन डेफिकेशन स्पॉट्स थे। उसके अलावा कोई स्पॉट्स नहीं थे। उन सबको 100% ट्रीट किया हम लोगों ने। उन सब जगह जहाँ के लोग आते थे, उनके घरों में हम लोगों ने टॉयलेट्स बनाए हैं। तो जो भी व्यक्ति अगर बाहर मिल पब्लिक रहा भी टॉयलेट्स बनाए आप। अब हाँ, इंदौर में public- वो समस्या खत्म हो गई। महिलाओं के लिए पहले बड़ी समस्या होती थी, राजवाड़ा जैसे क्षेत्र में और सराफा में, इधर घूमने वाली महिलाओं के लिए टॉयलेट सुविधा नहीं थी, लेकिन आपने वो किया है। करीबन हम लोगों के 400 हमारे टॉयलेट्स बन गए हैं, चाहे पब्लिक टॉयलेट कैटेगरी के हों, चाहे कम्युनिटी टॉयलेट कैटेगरी के हों। ऐसे 250 करीब यूनिट्स हम लोगों ने तैयार किए हैं पूरे शहर में। और अभी 200 अच्छी क्वालिटी की और हम लोग पब्लिक टॉयलेट्स बना रहे हैं पूरे शहर में। उसमें 50 अब तक कुल कितने बना चुके? 250। अब तक 250 करीब यूनिट्स हमारे तैयार बने हुए हैं फील्ड पे, और 400 से अधिक हमारे शौचालय बने हुए हैं। इन 400 में 180 करीब सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा बनाए गए हैं, और बाकी बचे हुए नगर निगम जो खुद रन कर रहा है। अभी और ज़रूरत है नगर निगम? अभी मार्केट एरियाज़ में इसमें जो पब्लिक की कन्वीनियंस के हिसाब से ज़रूरत है। ओपन डेफिकेशन के हिसाब से फुलफिल कर दिया है हम लोगों ने पूरा। ओपन डेफिकेशन अगर कोई व्यक्ति जा भी रहा होगा बाहर, तो 2 कैटेगरी के लोग हैं जाते हैं। एक तो टोटल भिखारी टाइप की कैटेगरी रहता है, जिसका लिंकेज हम लोगों ने ऑलरेडी करा रखा है कम्युनिटी टॉयलेट में, वहाँ ना जाकर के ओपन में जा रहा है। तो उनको फिर हम लोग को तो मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे कैटेगरी में हम लोग स्पॉट फाइन भी नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं रहता उसके पास में। तो उनको मोटिवेट करके फिर कम्युनिटी टॉयलेट में ले जाते हैं हम लोग। न्यूयॉर्क में गंदगी फैलाने वाले लोगों पर 6,500 करोड़ रुपए का एक साल में जुर्माना हुआ, जो आपके नगर निगम के बजट से कहीं ज़्यादा है। क्या इंदौर में भी अब सफाई को मेंटेन करने के लिए हम इस पे जाएंगे कि जो लोग गंदगी फैलाते हैं, जो सड़क पे गुटखा थूकते हैं, कचरा फेंकते हैं, उनके ऊपर कोई दंड वगैरह लगाया जाए? इसका ऑलरेडी परिषद प्रावधान ने है, मगर वो परिषद ने पालन किया है। नहीं और होता। पिछले अभी अगर आप देखेंगे 4-5 महीनों से बहुत बड़ी संख्या में स्पॉट फाइन हम लोगों ने किए हैं। और मेरे ख्याल से हम लोग भी अभी तक 50 से 75 लाख के बीच में फिगर होगा हम लोगों का। अभी रिसेंटली 10-15 दिन में मैंने नहीं देखा है, पर 50 से 75 लाख रुपए वसूल चुके हैं पिछले 4-5 महीनों में स्पॉट फाइन करके हम लोग। तो ह्यूज स्पॉट फाइन हो रहे हैं, और धीरे धीरे आदत बदल रही लोगों की। स्पॉट फाइन सख्ती से कर रहे हैं हम लोग, कहीं भी ऐसा नहीं है सख्ती ना हो। फिर भी दुकानदारों विशेष तौर पे हमको लगता है कि अभी अगर आज की स्थिति देखें, तो जो दुकानदार हैं और थोड़ा छोटी कैटेगरी के दुकानदार हैं, इनको अवेयरनेस होने की और लाने की और ज़रूरत है। जैसे आप जवाहर मार्ग देखें, जवाहर मार्ग में हम लोग बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी कल हम लोग उनके एसोसिएशन की मीटिंग्स भी बुला रहे हैं, बात हुई है कल वहाँ के दुकानदारों से। सुबह दुकान खोलते हैं तो वो साफ़ करते हैं, तो आधा कचरा अपने डस्टबिन में डालते हैं, आधा बाहर डल जाता है उनका। शाम को दुकान बंद करते हैं तो उनका पूरा कचरा डस्टबिन में नहीं जाता, कुछ बाहर फेंका रह जाता है। तो जो लीटर बाहर जाता है इन दुकानों से, उसको बेसिकली नहीं जाना चाहिए, वो गलत है। वो दुकानदार अगर सुबह साफ़ कर रहे हैं अपनी दुकान खोलने के बाद, तो उनको सारा डस्टबिन में डालना चाहिए। जब हमारी गाड़ी जा रही है डोर टू डोर कलेक्शन की, उसमें डालें। वो शाम को दुकान बंद कर रहे हैं, जब झाड़ू लगाते हैं दुकान में, उस समय भी उनको डस्टबिन में डालना चाहिए और बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कुछ इस प्रकार के कुछ एरियाज़ हैं, रानीपुरा हो गया, जवाहर मार्ग हो गया, कुछ स्पॉट्स शहर के हैं 10-15 जहाँ पर कि अभी और अवेयरनेस की ज़रूरत है दुकानदारों में, वहाँ स्पॉट फाइन हम लोग कर रहे हैं। और अगर नहीं होगा, नहीं मानेंगे, तो जो ज़्यादा इंदौर में करेंगे। एक आम परसेप्शन ये है, 2 दिन से आपको पुरस्कार मिला, बड़ी चर्चा है इंदौर में। कुछ लोग ये कह रहे हैं, मुझसे भी कई लोगों ने बात की कि साहब ये पुरस्कार मिल गया, बच्चा एक बार मेरिट में आ जाता है, फिर थोड़ा सा उसमें लेथार्जी आ जाती है, थोड़ा सुस्ती आ जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपका जो एक लक्ष्य था, इंदौर को पुरस्कार मिले, सिरमौर बन गया, अब ठीक है? नहीं, देखिए, ये सब स्वच्छता सर्वेक्षण हर साल होंगे। ये तो नंबर 1 पे आने में मेहनत थी, जरूर मेहनत हुई, पर नंबर 1 से स्लिप होने में बहुत आसान रहता है। अगर हम लोग थोड़ी भी लापरवाही करेंगे इसमें, तो उसमें आपका कहना सही है। ये एहसास है आपको? ये एहसास पूरा है, ये एहसास हमारी पूरी टीम को है।
और माननीय महापौर मैडम ने भी कल जो हमारे सब सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया उसमें ये स्पेशली बोला कि जो बाहर से आएगा पूरे हर समय इंदौर में हर कोना देखेगा और इसको अपने को चुनौती बढ़ गई है, प्रेशर बढ़ गया और हम लोग ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं इस समय। क्योंकि लोग कहेंगे कि अरे ये कैसा नंबर 1 है, देखिए यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, ये कह सकते हैं लोग। वो चैलेंज है हम लोग के सामने और प्रेशर में हैं सभी लोग हम लोग। और इसलिए कहा जाता है कि शिखर पर पहुंचना आसान नहीं है, शिखर पर बने रहना, टिके रहना ज़्यादा आसान कठिन है। सही कहना है आपका, पर ऐसा नहीं होगा, हम लोग का निरंतर चल क्या रहा है। उसके लिए आप क्या सिस्टम बना रहे हैं? जो सिस्टम बना हुआ है उसी को, उस पर सख्ती से अमल हो। उसी सिस्टम को थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ियाँ जो हमारी 380 गाड़ियाँ चल रही हैं, लगभग मेरा ये मानना है कि अभी शहर में 70-80 गाड़ियों की और डिमांड है वार्ड्स में। अगर वो हम आज मान लीजिए कि 100 गाड़ियों की आवश्यकता है तो 80 गाड़ी हमारी लगी हुई हैं, इसको हम बढ़ा के 110-120 करना चाह रहे हैं ताकि प्रेशर सिस्टम में ना रहे। हमारे ड्राइवर जो सुबह आ रहे हैं, कई जगह वो लोग 2 बजे फ्री हो रहे हैं, कई जगह 3 बजे फ्री हो रहे हैं, तो कंटिन्यूस इतने घंटे की 8-9 घंटे की जो ड्यूटी उनको देनी पड़ रही है, वो बड़ा प्रेशर में है वो लोग। तो गाड़ियाँ हम लोग दे देंगे, एडिशनल स्टाफ दे देंगे, तो उससे डेफिनेटली प्रेशर रिलीज़ होगा और ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसका हम लोग ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है। उसमें जितनी भी गाड़ियाँ हैं हमारी, इन गाड़ियों से सीधे लाइव कॉन्टैक्ट हमारे सेंट्रल कमांड सेंटर से रहेगा। माइक्स रहेंगे, स्पीकर्स रहेंगे, वो भी ताकि ड्राइवर्स कौन कहाँ जा रहा है। ये गाना सुबह सुबह बजता रहेगा, गाना थोड़ा हल्ला, इस गाने को चेंज करा रहे हैं। इसमें नंबर 1 बनने की अपील की गई थी, अब चूँकि नंबर 1 बन चुके हैं तो अब उसके लिए अलग से हम लोग एक रीड्राफ्ट करा रहे हैं। शान से ही रिक्वेस्ट की है हम लोगों ने, वो तैयार हैं गाने के लिए, तो उनका मेरे ख्याल से 10 दिन शेर और शान का है ये वाला, हल्ला हो वाला तो शान का है। उन्हीं से हम लोग अब नए वर्जन का गाना भी उन्हीं से हम लोग रिक्वेस्ट किए, तो वो बना रहे हैं उसको, वो उसको तैयार हैं उसको गाने के लिए। वो तो एक तो ये हो गया, प्लस ट्रांसफ़र स्टेशन स्टैब्लिश करना है हम लोगों को। 8 जो हम लोगों ने 1800 कचरा स्पॉट्स बंद किए थे, 8 जगह पर ट्रांसफ़र स्टेशन बनाए हैं हम लोगों ने। उनका ऑटोमेशन हमारा काम चल रहा है, 3 जगह लगभग फाइनल स्टेज में ऑटोमेशन और 1 आध महीने पूरा हो जाएगा। उसमें वो टेम्परेरी ट्रांसफ़र स्टेशन से भी सक्सेसफुल मॉडल है वो। उसमें जब वो ट्रांसफ़र स्टेशन हमारे बन जाएंगे तो एक बार डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ी में जब पब्लिक कचरा डालेगी, वो ट्रांसफ़र स्टेशन जाएगा, वहाँ से गाड़ियों से ऑटोमेटिक, चूँकि हाइड्रोलिक लगे हैं तो ऑटोमेटिक वो एक कॉम्पैक्टर के अंदर जाएगा कचरा, वहाँ से ऑटोमेटिक कॉम्पैक्ट होगा और वहाँ हुक लोडर के माध्यम से ट्रेंचिंग ग्राउंड जाके खाली हो जाएगा। तो एक बार घर से कचरा वाहन में हमारे कचरा गया, फिर वो ज़मीन में टच नहीं करेगा और ना ही ह्यूमन इंटरवेंशन कोई रिक्वायर्ड रहेगा, सीधे ट्रेंचिंग ग्राउंड में जाके खाली होगा। वो ऑटोमेशन करना है, 6 महीने टाइम लगेगा हम लोग पूरा करने, वो हम लोग करना है। और जो सिस्टम चल रहा है इसको स्टैब्लिश करना है फील्ड पे, शिकायत बिल्कुल ना ही देखना है। का संबंध एक अवैध पशुओं से बहुत है। आपने खुद ने कहा कि जहाँ कचरों के ढेर रहते थे वहाँ अवैध पशु होते थे। आपने अवैध पशुओं के मामले में सड़कों पे जो घूमने वाले गाय ढोर थे उन पर तो कार्रवाई की है, सख्ती से कार्रवाई की है, ज़रूरत पड़ने पर लोगों के मकान भी तोड़े हैं, वो विषय अलग है। लेकिन जो बकरियां पालते हैं, मुर्गियां पालते हैं, वो भी तो गंदगी करते हैं, पर वहाँ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुअर पालकों पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो केवल गाय पालने वाले ही गड़बड़ कर रहे हैं ऐसा है या ये लोग भी गड़बड़ करते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा न्यूसेंस आवारा पशुओं का था और जो अवैध रूप से पशुपालन कर रहे थे, डेयरी पालन कर रहे थे, उनको जो पशु छोड़ देते थे बाहर, उनकी वजह से था। गाय और भैंस जो वर्ग है उससे सबसे ज़्यादा था। उसमें जो ये पालन कर रहे थे, ये गायों का और इन जानवरों का केयर भी बिल्कुल नहीं कर रहे थे ये लोग। तो इसमें जहाँ एक और एक्सीडेंट्स हो रहे थे और दूसरी तरफ ये गंदगी फैला रहे थे ये, वहीं दूसरी ओर इनके हेल्थ में बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। इनके पेट से हमारे जो प्लास्टिक की पन्नियाँ निकलती हैं, बहुत सारी 80 किलो प्लास्टिक की पन्नियाँ निकली हैं। और एक बार गाय के पेट में अगर 10-15 किलो से अधिक प्लास्टिक की पन्नी चली जाती है तो उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है उसकी। तो सबसे ज़्यादा न्यूसेंस उनका था, पहले उनको लिया हम लोगों ने। सेकंड टर्म में हम लोगों ने सुअर पालकों के खिलाफ कार्रवाई की, मकान तोड़े हैं उनके कुछ अभी जो नहीं मान रहे थे, बाड़े और मकान तोड़े गए हैं, पर अभी भी स्टिल उसमें कार्रवाई काफ़ी बची है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि मनीषपुरी और साकेत नगर, जहां सुमित्रा महाजन जी स्पीकर का घर है, उनके घर के आसपास भी सुअर घूमते हुए देखे जा सकते हैं। अभी हाँ, अधूरी कार्रवाई बची है हम लोगों की कार्रवाई इसमें। और इसमें जो बड़ी ग्वालटोली एरिया है, बड़ी ग्वालटोली एरिया बहुत बड़ा एक फोकस सेंटर है, चाहे ये पशुपालन हो, गौवंश का हो, भैंसों का, या सुअरों का पालन हो, दोनों बहुत बड़ा फोकस सेंटर है। जितने भी सुअर आपको दिख रहे हैं पूरे एबी रोड से लेकर के देवास नाके से लेकर पूरा बाईपास रिंग रोड होते हुए, और आप इसको मान सकते हैं कि केसरबाग के आगे तक के एरिया में ये सारे जो सुअर घूम रहे हैं, पशुपालक बड़ी ग्वालटोली में रहते हैं। इनको कई बार हम लोगों ने सचेत किया है, इनकी संख्या में सुअरों की कमी आई है, पर ये पूरी तरह से नहीं हटाया इन लोगों ने। और ये बहुत संपन्न लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं। हाँ, काफ़ी संपन्न। ये अक्सर ये कहते हैं कि हमारा 25 लाख का माल तो कीचड़ में पड़ा हुआ है।
हाँ वो तो इनके माल कब जब्त होगा? हम लोग ने भी ये देखा, देखिए जब्त करना नहीं, हम लोग तो इन्हीं को बोल रहे हैं कि क्योंकि आवारा ये अवैध रूप से पशुपालन हो रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है पूरा ये। तो हम लोग नहीं बोला कि आप अगर आप अवैध काम कर रहे हैं तो फिर नगर निगम भी आपके सारे अवैध कामों पर जांच करेगा, अवैध काम में उनका मकान भी आते हैं, और तभी ये चीज़ कंट्रोल हो पाएगी। क्योंकि ये सब कई इसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स भी हैं, गुंडा तत्व भी हैं, रूटीन में नगर निगम की टीम जा नहीं सकती। बकरी वाला जो पालने वाला समुदाय है उस पर कार्रवाई कब होगी? अब हम लोग उसी को टेकअप कर रहे हैं। अब सुअर और एक्चुअली गाय और इसमें भी कुछ अभी बचे हुए हैं लोग, स्पेशली बड़ी ग्वालटोली एरिया में जिसमें कार्रवाई रिक्वायर्ड, ऐसा लग रहा है कि रिक्वायर्ड है उसमें। सुअर में काफ़ी बची है कार्रवाई अभी, उसको बड़ी ग्वालटोली में कर देंगे, उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ जाएगा। बकरी बकरिया में जो गफूर खां की बजरिया है, यहीं पे रेगुलर मंडी लगती है बकरों की। हम लोग की समझाइश के बावजूद थोड़ा कम हुआ है पर पूरी तरह से नहीं हटा है, तो उसका हम लोग प्लान कर लिए हैं कार्रवाई उसमें, उस मंडी को हटाने का। मेरे ख्याल से कुछ 4-5 दिनों के अंदर उसको प्लान कर रहे हैं, तो उसमें भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और ये कार्रवाई निरंतर चलानी पड़ेगी हम लोगों को। इसका जो कार्रवाई हम लोगों ने की, इसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा रहा है। जानवर डेफिनेटली कम हुए हैं, सुअर भी कम हुए हैं, क्योंकि सुअर लगभग 50 से 60 हज़ार सुअर थे शहर में, 50% से ज़्यादा कम हो चुके हैं इस समय। और आने वाले समय में हम लोग निरंतर कार्रवाई जारी रखेंगे, इसको एक एक करके करेंगे, बहुत लार्ज स्केल पर नहीं करेंगे, ताकि लोगों को बड़ा क्लियर मैसेज रहे कि अगर आप इस तरह के अवैध कुछ भी काम करेंगे जिससे कि आम जनता को असुविधा होगी, तो नगर निगम रेगुलर बेसिस पे इसको करता रहेगा। कभी ऐसा नहीं कि एक बार मुहिम चलाई तो आप जो पशुपालक सुअर पालकों में जो बाहुबली हैं, बकरी में जो बाहुबली हैं, उनको चुन लीजिए और उन पर अटैक कर दीजिए। उन्हीं जितनी भी कार्रवाई हुई है बाहुबलियों की है, जो जिनके हिस्ट्री शीटर्स थे उनको पे की गई है, जो गुंडा तत्व थे उन पे की गई है, और जो नगर निगम की टीम जब भी कार्रवाई करती है उसके पीछे घूमते हैं मोटरसाइकिलों में, गुंडागर्दी करते हैं, उनके खिलाफ ही कार्रवाई की है। आपके आने के बाद नगर निगम में एक एग्रेसिवनेस आई है। अब आपके कर्मचारी पिटते नहीं है, पीटते भी हैं। नहीं, वो मेरे क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि पिटना नहीं है कहीं भी, मार खा के नहीं आना, मार खा के नहीं बच्चे आना को माँ सिखाती कि मार खा के नहीं आना। हाँ, उसकी वो शिकायत लेके आए तो बहुत टफ कंडीशन से हमारे कर्मचारी काम करते हैं। मुझे मालूम है किस कंडीशन में लोग काम कर रहे हैं। और जब मैं 2 साल पहले आया था तो शायद गुमटी हटाने में बड़ी मुश्किल होती थी शहर में। गुमटी हटाने में गाली गलौज मारपीट हमारे कर्मचारी से होती थी, महिलाएं मारती थी। हाँ, तो अब वो हम लोगों ने महिला विंग भी बनाई, इसीलिए एक महिला टीम है हमारी। उस महिला टीम में कुछ महिला जूडो कराटे भी जानती हैं, तो स्ट्रॉन्ग टीम है हमारी महिलाओं की। तो वो जब टीम रहती है साथ में तो कोई महिलाएं उधम नहीं बचा सकती हैं। पुरुष की टीम हम लोगों ने संख्या बहुत बढ़ाई, तो पुरुष में हम लोगों ने नगर निगम में दाएं बाएं जो पदस्थ थे बस्टर कर्मी जो थोड़ा बलशाली टाइप के थे, उन लोगों को हम जिनको लोग बाउंसर कहते हैं, वो बाउंसर वर्ड कर दिया गया था। वो भी ऐसे लोगों द्वारा किया गया था जो जिनके हित प्रभावित हो रहे थे उन लोगों से। बाउंसर नहीं थे वो, हमारे मास्टर कर्मचारी थे पुराने वो, और उनको हम लोगों ने इस नगर निगम की टीम में रखा। अभी भी वो हैं हमारी टीम में। उनसे मैंने बोला कि आप ड्रेस चेंज कर दो अपना, उन्होंने ड्रेस चेंज कर दिया, फुल शर्ट पहनने लग गए, हाफ शर्ट पहनने लग गए, तो उसमें वो लोग आइडेंटिफाई नहीं होते हैं वो। तो वो टीम को स्ट्रॉन्ग तो रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी टीम जाती है ये हर जगह हर व्यक्ति चाहता है जो अवैध काम कर रहा है कंटिन्यू रखे, कहीं ना कहीं उसका आर्थिक हित जुड़ा रहता है उससे, और पुलिस का सपोर्ट पूरा रहता है हम लोगों को। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है आज तक इस 2 साल में कि हम लोगों ने पुलिस मांगी हो, पुलिस का सपोर्ट नहीं मिला हो। एक कोऑर्डिनेशन बन गया है, पूरा कोऑर्डिनेशन है। कलेक्टर साहब का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और कोई भी चीज़ होती है कहीं भी हम लोग पहले कलेक्टर साहब से चर्चा करते हैं। और मेयर मैडम का भी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है कई मामलों में, उनके सपोर्ट से ही बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि एक जब तक शहर की पॉलिटिकल विल स्ट्रॉन्ग नहीं हो तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। अधिकारी को प्रजातंत्र में अधिकारी नहीं कर सकते हैं। आपके बहुत सारे जो अभियान चले, सफाई अभियान में चले, उसमें बहुत सारे पार्षद उससे दूर थे, उनकी सहयोग नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। सहयोग आपको दिख रहा होगा ऐसा, पर अंदरूनी तौर पे सबका सहयोग था उसमें, जो है बाहर से नहीं आए होंगे। क्योंकि कई बार अभियान हमारे चलते हैं ऐसे जिसमें कि कुछ ऐसे लोगों के हित प्रभावित होते हैं जिसको कॉर्पोरेटर्स नहीं चाहते हैं कि वो सामने फील्ड में आगे खड़े हों वो, क्योंकि उनका उसी वार्ड का काम हो रहा है, उनसे उनको वोट लेना वोटों का सवाल है, और वो नहीं। पर हाँ, वो खुश हैं सब, वो चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो जिससे कि जो आम जनता है उसको फ़ायदा मिले। और अगर आपने हमारी मेयर मैडम की वर्किंग भी देखी होगी तो ऐसे निर्णय जिसमें आम जनता को फ़ायदा होता है, आम जनता को रिलीफ मिलती है, ऐसे सारे निर्णय उन्होंने स्ट्रिक्टली किए हैं। भले उसमें कुछ उनको पॉलिटिकल लोगों से या कुछ अन्य पक्षों से बातचीत करनी पड़ी है उनको, हमेशा उनको ओरिएंटेशन यही रहा है। ऐसी पार्षदों का भी है हमारे, और लगभग हर मुहिम में कॉर्पोरेशन में कहीं कोई दिक्कत होती है किसी को तो हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं, संवाद रहता है बाकायदा हम लोगों का। पर नेता प्रतिपक्ष का आपको बहुत सहयोग है, ये क्या राज है? मतलब सामान्यतः नेता प्रतिपक्ष हड़कम करते हैं, लेकिन इस वक्त नेता प्रतिपक्ष बिल्कुल आपके इशारे पर है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। उनको विरोध करने का किस फील्ड में विरोध करेंगे आप बताइए मुझे? फील्ड भी होनी चाहिए ना विरोध करने की। लगभग हर फ्रंट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये भी कहना है कि एक तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है नेता प्रतिपक्ष और आपकी। ना, ऐसा नहीं है कुछ भी। एक सब मजबूत लोग हैं वो लोग भी। नेता प्रतिपक्ष हमारा कम संख्या जरूर है, पर मजबूती से वो लोग विरोध करते हैं चीज़ों का।
पर हाँ ये जरूर है उनका कि जो सही काम शहर में हो रहे हैं, अगर कॉरपोरेशन सही काम कर रहा है माननीय महापौर मैडम के निर्देशों के तहत, तो उसका अनावश्यक एक विरोध करने जो में आपका एडीएम रहते हुए एक एडमिनिस्ट्रेशन स्किल था, या जो आपका अनुभव था कि सब पक्षों को साथ के रखना, ये वो काम आ रहा है नगर निगम में? देखिए, जो अगर प्रतिपक्ष का भी कोई पार्षद है उसके काम भी बराबरी उसी तरीके से होते हैं जैसे पक्ष के होते हैं। वो भेदभाव अधिकारी लेवल पे कभी नहीं हुआ है यहाँ पर, मतलब हमारे समय तो नहीं हुआ एटलीस्ट। सभी को, जो कॉरपोरेटर है वो कॉरपोरेटर है, और उसका जो भी उसका जस्टिफाइड काम है हम लोग पूरा सभी करते हैं उसको। तो किसी कॉरपोरेटर को ये नहीं फील होता है कि वो विपक्ष से है पक्ष से है, सभी का बराबर सम्मान करते हैं। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में वैसे भी प्रजातंत्र में इन्हीं लोगों का ये सारे काम जो फोर्सली होते हैं जो भी आपने करे, तो इसमें क्या वो जो आपका जो एडीएम वाला रोल रहा है इंदौर में, वो काम करता है, वो एक्सपीरियंस काम आता है? मतलब एक्सपीरियंस, जो इंदौर बड़ा शहर है, इंदौर में जो लोग हैं यहाँ के, जो लोकल प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जितने गणमान्य नागरिक हैं, उस समय चूँकि काम किया, उन सबसे संपर्क रहा, तो उनसे जान पहचान होने की वजह से उनसे संवाद बना रहता है। कहीं पर अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं, किसी कुछ पक्ष रखना है अपना, संवाद, चूँकि जान पहचान है, संवाद रहता है। तो संवाद होने की वजह से सभी समस्या, बहुत सारे पोजीशंस पे रहे हैं तो आप, उसमें संवाद होने से, प्राधिकरण में भी रहे हैं, तो एक रेपो है आपका लोगों के साथ। संवाद होने से कई सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं। अगर हम शहर के हित में कुछ कर रहे हैं, अगर उनको कुछ है तकलीफ, हम समझाते हैं उनको, और लोग मानते हैं यहाँ पर लोग। आज अगर इंदौर नंबर 1 बना है तो एक अलग तरह की केमिस्ट्री इंदौर में मौजूद है। आसान नहीं है इतनी जल्दी क्या की केमिस्ट्री है? बेसिकली एक पब्लिक का बहुत हाई लेवल का सिविक सेंस, हम लोगों ने जो आईसी एक्टिविटीज़ चलाई पिछले 4-5 महीनों में, तो उस और साथ में सुविधाएं भी दी। हम लोगों ने डोर टू डोर कलेक्शन गाड़ियाँ दी वहाँ पर। सिविक सेंस तो ये रहा कि इंदौर में लोग जो है सड़क पे आपको थूकते हुए दिख जाते हैं। सिविक सेंस कहाँ है इंदौर में? जब तक आप सुविधाएं, उससे पहले नगर निगम सुविधाएं नहीं थी लोगों के पास में। आज आप देखेंगे स्पिटिंग 70% शहर में कम हो चुकी है। वाहनों से जो कचरा फेंकते थे लोग, चलती गाड़ियों से, कारों से, वो ऑलमोस्ट 99% कम हो चुकी है, बंद हो चुकी है। अगर 1% किसी ने फेंक भी दिया तो अगली रेड लाइट पे जो साथ वाला कोई ना कोई व्यक्ति है उसको टोक देगा उसको कि आपने पीछे कचरा गाड़ी से बाहर क्यों फेंका। ये सिविक सेंस डेवलप हो चुका है। ये कब हुआ? जब नगर निगम ने बेसिक अपने दायित्वों का निर्वहन किया। आपने देखा सड़कें साफ़ हुई, डस्ट हटी, कचरा सड़कों के किनारे जो बड़ी बड़ी कचरा पेटियाँ रखी रहती थी उसमें गंदा कचरा भरा रहता था, वो बंद हुआ। लोगों ने देखा साफ़ हो रहा है शहर, तो ऑटोमेटिक सिविक सेंस जनरेट। साथ में अवेयरनेस कैंपेन हम लोगों ने किया। जब आप इस सर्वेक्षण में गए तो आप किन शहरों से ऐसा लगता था कि कंपटीशन होगा और चुनौती मिलेगी? और बड़ा संयोग है, बड़ा सुखद संयोग है कि मध्य प्रदेश से बहुत सारे शहर आए हैं। नंबर 1, नंबर 2 तो इंदौर और भोपाल है। देखिए, इसमें अहमदाबाद था, सूरत था, बड़ौदा था, मैसूर था। सूरत के वो कमिश्नर आपके कहीं प्रेरणा रहे होंगे जिन्होंने सूरत को बहुत ही क्लीन कर दिया था। और बहुत 15-18 साल पुराने हैं, उन्होंने काफ़ी उसमें अच्छी प्लेग फैला था। 20 साल पुरानी बात होगी, प्लेग फैला था काफ़ी, उससे भी ज़्यादा पुरानी बात होगी वो। फिर पिंपली चिंचवाड़ कॉरपोरेशन था, पूना की पेरिफेरी वाला जो कॉरपोरेशन है वो काफ़ी एक्टिव है इसमें। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था इसमें, चंडीगढ़ था इसमें, और एक टफ कंपटीशन। हाँ, बहुत टफ कंपटीशन था इसमें काफ़ी। ये जो कॉरपोरेशन मैंने नाम कहीं उम्मीद थी कि नंबर 1 आएंगे? कहीं ऐसा लगता था कि आ सकते हैं? हम लोग भिड़े हुए थे बस। ऐसा मतलब जब अगस्त 2016 में स्वच्छता सर्वेक्षण की घोषणा हुई, कई बार मैंने सुबह देखा कि आप 5 बजे से फील्ड में सक्रिय हो जाते थे, 5 बजे सेट पे आपकी आवाज़ गूंजने लगती थी। सभी अधिकारी लगे थे हमारे, जो पूरा कॉर्पोरेशन लगा हुआ था उस समय। कमिश्नर लगता है तो बाकी सब लगे जाते हैं। हाँ, एंजॉय किया सब लोगों ने। सुबह 5:30 बजे निकलते थे हम लोग। शुरू में जो लेट राइजर्स जो अफसर्स थे, शुरू में तकलीफ हुई उनको, बाद में धीरे धीरे उनकी आदत पड़ गई। और फिर सुबह निकलते थे अपना, वे सब लोग इकट्ठे होकर कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं पोहे खा रहे हैं। तो एक अच्छा पारिवारिक माहौल सब डेवलप हो गया था। और धीरे धीरे अधिकारी कर्मचारियों ने सबने बड़ा एंजॉय किया उस मुहिम को, सुबह उठ के जाने वाली मुहिम को। तो कहीं लग रहा था कि कुछ हम नंबर 1 पे आएंगे, कुछ ऐसा अंदर से इनर फीलिंग आ रही हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब अगस्त में स्वच्छता सर्वेक्षण की घोषणा की तो उन्होंने पूरे पैरामीटर्स डिफाइन किए थे कि 2000 की मार्किंग होगी, 2000 में से 900 का सेल्फ असेसमेंट रहेगा, 600 का पब्लिक फीडबैक रहेगा, 500 का इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन रहेगा, और 500 का इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन जो टीम्स आएंगी वो किन किन पॉइंट्स में ऑब्जर्वेशन करेंगी, 900 का जो सेल्फ असेसमेंट रहेगा जो नगर निगमों को भरना है वो किन किन हेड्स में भरना है, उनका भी वेरिफिकेशन उन टीम्स ने किया था बाद में आके। तो उस जो सारे पैरामीटर्स से वो जो बहुत बड़ा पहलू है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, ऑलमोस्ट वो इतना अच्छे से डिज़ाइन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सारे पहलू कवर हो रहे थे उसमें। तो हम लोगों ने रिलीजियसली वो सारे पॉइंट्स को कवर किया, और उसको कवर करने के लिए जो एक्टिविटीज़ अलग अलग पैरेलल चला रही थी वो सब चलाई हम लोगों ने, और उसके बाद भिड़े रहे हम लोग। ये तो खैर एकदम से नहीं मालूम था कि नंबर 1 आ जाएंगे हम लोग,
पर हाँ, हाँ, लग रहा था कि फर्स्ट 5 फर्स्ट 10 में जरूर आएंगे। जब दिसंबर से रिजल्ट मिलना शुरू हुए हम लोगों को, सफाई का एक आना शुरू हुआ, लगा कि पब्लिक कॉपरेट कर रही है। डोर टू डोर कलेक्शन में पब्लिक का बहुत कॉपरेशन था। गाड़ियों में लिटर फेंकना बंद हो गए थे बाहर। स्पिटिंग में धीरे धीरे कंट्रोल होने लग गया था। जो आईसी एक्टिविटीज़ की थी, वॉल पेंटिंग्स की, होर्डिंग्स की, रेडियो जिंगल्स की, टीवी शोज़ की, तो उससे स्पिटिंग भी रिड्यूस हुई थी। जब लगा कि पब्लिक का रिस्पांस पॉजिटिव आ रहा है, पब्लिक ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है, तो ज़रूर लगा कि पब्लिक साथ आ रही है हम लोगों के। और जब पब्लिक साथ आती है तब डेफिनेटली रिजल्ट तभी मिलता है ये। तो दिसंबर अंत तक या 15 दिसंबर तक ये मान के चलिए काफ़ी ऐसा लगने लग गया था कि हाँ, टॉप 10 में तो आना चाहिए हम लोगों को। फिर जब टीम आई, नंबरिंग हुई, तब भी टॉप 10 ही चल रहा था। और बाद में फिर ये जो घोषणा हुई तो नंबर 1 है। पर हाँ, ये जरूर था कि टॉप 10 होना चाहिए। आपको आश्चर्य हुआ जब लगा कि नंबर 1, कि आपको विश्वास था कि नंबर 1 आएंगे? मतलब चूँकि मारे देखिए बहुत टफ कंपटीशन रहता है इसमें। 2-2, 5-5 नंबर से सिटीज़ की रैंकिंग फिसलती जाती है। 2-2, 5-5 नंबर का कंपटीशन है पूरा ये। तो ये तो नहीं आइडिया था कि नंबर 1 रहेंगे, पर ये था कि चूँकि बुलाया था हम लोग। इसलिए मैंने कहा कि जैसे आपका नंबर 1 की घोषणा हुई तो आपकी फर्स्ट फीलिंग्स क्या थी? अच्छा लगा। तो नहीं, बहुत बड़ा स्वाभाविक है, पर एक सुखद आश्चर्य हुआ कि आपको उम्मीद नहीं थी और हाँ, फर्स्ट आ गए। या जब हम लोग को बुलाया गया था, उसमें 38 सिटीज़ को बुलाया गया था। उसमें जब हम लोग को मालूम पड़ा था कि टॉप 5, हर 5-6 कैटेगरी बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके टॉप 5 को मालूम पड़ा कि टॉप 5 को कॉल किया है। तो ये उम्मीद हो गई थी कि पहले टॉप 10 हम लोग मान रहे थे। जब ये टॉप 5 में तो हम आ गए। फाइनली जब बुलाया गया 10 दिन पहले घोषणा के, तो ये लगा कि टॉप 5 में हम आ गए हैं। और टॉप 5 में कंपटीशन फिर कटछोट था। 2-2, 5-5 नंबर सब ऊपर नीचे हुए होंगे उसमें। गला काट कंपटीशन जिसको कहते हैं। अब आपकी क्या योजना है नेक्स्ट? आपका प्लान क्या है? किस सेक्टर में अब आप फोकस करेंगे? सफाई अपने यहाँ हो गई, लेकिन अभी भी नर्मदा के तृतीय चरण आने के बाद भी बहुत सारी बस्तियों में जल संकट है। सड़कों का भी मामला है। बरसात में कई बार सड़कें तालाब बन जाती हैं। अब क्या, किस चीज़ को लेने वाले हैं अपने प्लान में? अब आपका फोकस क्या रहेगा? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 4 फ्लैगशिप स्कीम्स चल रही हैं, उसमें अमृत बहुत महत्वपूर्ण है। अमृत में वाटर सप्लाई सीवरेज मेजर कंपोनेंट है। वाटर सप्लाई का हमने डिटेल प्लानिंग की है। इंदौर में बैकएंड पे वर्क्स बहुत अच्छे हुए हैं पानी के, कि इनटेक वेल बना है नर्मदा पे, ट्रीटमेंट प्लांट्स बने हुए हैं, वहाँ से पूरा लाइन्स यहाँ डली हुई हैं। पर यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत वीक है इंदौर का। लगभग 2000 किलोमीटर का डला हुआ है, और उसमें भी एसीपी पाइप्स हैं जो 50 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है। तो उसको बहुत वर्क रिक्वायर्ड है उसमें। तो अमृत में हम लोगों ने जो लिया है उसमें 29 गाँव के एरिया पूरे कवर किए हैं। और जो पुराने इंदौर का पुराने म्यूनिसिपल लिमिट के एरिया है, उसमें जहाँ पर कि पूरी पाइपलाइन थोड़ा ख़राब हो चुकी हैं, उनको लिया है। लगभग 50 टंकी हम लोग प्लान कर रहे हैं इसमें, जो प्लानिंग हो चुकी है। 27 टेंडरिंग अभी होने वाली है 15 दिन में। उसमें 29 गांव के सारे वो एरियाज़ कवर हो जाएंगे, और पुराने म्यूनिसिपल लिमिट के सारे वो एरिया बन जाती है। पर टंकियाँ भरना भी चाहिए ना? नहीं, फीडर लाइन डल रही है साथ में। पहले 90 MLD का सप्लाई एनहेंसमेंट अलग से हो रहा है, वर्क अभी चल रहा है। तो 90 MLD एक्स्ट्रा पानी आएगा, फीडर लाइन्स डल रही हैं, ओवरहेड टैंक्स बनने वाले हैं, तो टंकियाँ भरेंगी। और टंकियाँ भरेंगी तो उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोगों ने इसी में प्लान किया हुआ है। तो जहाँ 29 गाँव हैं, तो उसमें मेन लाइन्स, फीडर लाइन्स हम लोग टंकी से निकालेंगे, और उसको कॉलोनीज को बल्क कनेक्शन देंगे। अब आप जल वितरण और इसमें वाटर सप्लाई में फोकस करना है। सीवरेज में कुछ गैप्स हैं, उसको फोकस करना है। कान नदी पे सफाई पे हम लोग जोर दे रहे हैं। कान नदी का जो सीवेज का जो टैपिंग है, जो सीवेज ना जाए उसमें, उसको टैप करके और अलग अलग लोकेशन में 6-7 जगह पर डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बना रहे हैं। तो हरसिद्धि उद्यान तक, जो सीपी शेखर नगर पुराना बोला जाता था, यहाँ तक हम लोग बीजलपुर से लेकर के हरसिद्धि उद्यान तक लगभग 6 या 7 हमारे डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे हैं। उसकी प्लानिंग पूरी फाइनल हो गई। डीपीआर हमारा फाइनल स्टेजेस में, भोपाल हम लोग अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं। उसमें हम लोग जितने भी सीवेज जा रहा है नदी में, उसको टैप करेंगे, और टैप करके वहीं पे ट्रीटमेंट प्लांट में डालेंगे। वहाँ से ट्रीटेड सीवर को फिर वापस नदी में डालेंगे, तो ताकि कान रिवर में या सरस्वती रिवर में पानी बहता रहे। तो ये चीज़ हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। तो कान रिवर प्रोजेक्ट एक इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। एनजीटी भी ध्यान दे रहा है उसमें, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी है वो। तो जो अमृत का पैसा सीवेज का जो हम लोग को मिल रहा है, उसको कान नदी पे मेनली फोकस कर रहे हैं। बीजलपुर के ऊपर भी सरस्वती नदी हिमाचल की पहाड़ियों से निकलती है। उसमें जो गंदगी आती है सरस्वती नदी में, वो राऊ का भी बहुत बड़ा एरिया है। उसमें राऊ को पूरा ऑलमोस्ट पड़ता है एरिया जिसका सीवेज आता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट एडिशनल मनी राऊ को दे रही है कि वो अपना सीवर नेटवर्क पूरा बनाए। बीजलपुर तालाब के पास में हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। तो हमारा जो अपस्ट्रीम साइड का जो हमारा म्यूनिसिपल लिमिट का जो एरिया है, सिलिकॉन सिटी, शिव सिटी और पूरा एक बाईपास तक जा रहा है एरिया,
वहाँ की सीवर लाइन का जो भी टैपिंग सीवर की होगी प्लस राव की जो भी सीवर की टैपिंग होगी उसको बीजलपुर में लाएंगे तालाब पे, और तालाब के वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, उसमें ट्रीटमेंट करेंगे और ट्रीटेड पानी को ही फिर बीजलपुर तालाब में डालेंगे। और वहाँ उसके आगे फिर वो सरस्वती नदी शुरू होती है, मतलब अगर सिटी लिमिट की बात करें निकलती तो वो हिमाचल की तरफ से पंचायत एरिया से, सिटी लिमिट में वो बीजलपुर के डाउन स्ट्रीम से शुरू होती है हमारी। इस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हुए इस नदी के पानी को साफ़ करना है। इसके एजेस में जहाँ जहाँ ज़मीन उपलब्ध है हम लोगों को वहाँ हम लोग स्लोप क्रिएट करके पिचिंग करके टोवल बना के पिचिंग करके और बगल में ग्रीनरी लगानी है। जहाँ जहाँ अभी ज़मीन अभी अगर लगा देंगे तो अतिक्रमण से बचेगी फ्यूचर में, एनजीटी भी यही चाहता है। तो कान नदी पे हम लोग स्ट्रेस कर रहे हैं, तो वाटर सप्लाई हो गई कान नदी। आपको जो पुरस्कार मिला नंबर 1 और सर्वेक्षण में भी आप आए, और दूसरे इससे क्या नगर निगम इंदौर को कुछ आर्थिक सहायता केंद्र की जो मिलनी है उस पर बढ़ोतरी होगी? मेरे ख्याल से अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मात्र एक रैंकिंग की बात ही है और इसका लिंकेज किसी फाइनेंशियल ये स्मार्ट सिटी योजना में कोई ज़्यादा पैसा आएगा ऐसा नहीं है इसमें। ये अपनी एक गौरव का विषय है, फेदर इन कैप है। हाँ, एक्चुअली जो कंपटीशन हुआ उसमें कोई आर्थिक लाभ नहीं, आर्थिक लाभ का भी इसमें ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं बताया ऐसा कुछ भी। तो ये जो दूसरे और प्रोजेक्ट्स हैं, अमृत का आपने जिक्र किया, और नगर निगम भी कुछ आवासीय नहीं, हाउसिंग फॉर ऑल इम्पोर्टेंट है। अमृत के बाद अगर बात करें तो हाउसिंग फॉर ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग ने जो प्लानिंग की है 68,000 मकान बना रहे हैं हम लोग EWS LIG के। उसके मॉडल्स बड़े सेल्फ सस्टेनिंग हैं। उसमें 2 लाख रुपए में गरीबों को मकान हम लोग दे रहे हैं, जिसकी कॉस्ट हम लोग को 8 लाख की पड़ रही है। मार्केट में अगर जाएंगे तो वही मकान 14-15 लाख का मिलेगा और मात्र 2 लाख में गरीबों को देंगे। तो उसमें 7,000 में काम शुरू हो गए हैं हमारे। अगले 14,000 के लिए टेंडरिंग प्रोसेस कब से अलॉट करेंगे उनको मकान? अभी बनना शुरू हुए हैं। जैसे भूरी टेकरी में हम लोग स्लम्स को टेम्प्रेरी रीशिफ्ट कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग काम चल रहा है हमारा। जैसी जगह खाली होगी 5-7 दिन में यहाँ एजेंसी हमारी आ गई है, वो काम शुरू कर देगी और साथ ही साथ उनको अलॉटमेंट भी कर देंगे उसके बाद हम लोग, ताकि उनको मालूम रहे किस ब्लॉक के किस लेवल पे उनको मकान हमने अलॉट किया है। बैंक टाई अप करना है, उसके अलग टीम्स लगी हैं, बैंक टाई अप करा रहे हैं हम लोग। और अगर ये 7,000 मकान ही बन जाते हैं तो हम मेरे ख्याल से जो मेजर लोकेशन शहर की जो स्लम्स बसी हुई हैं उन सबको हम लोग रीलोकेट कर देंगे उसमें। तो बेसिकली स्लम फ्री सिटी तरफ भी जा रहे हैं हम लोग कि स्लम्स नहीं रहनी चाहिए सिटी में। तो स्लम नहीं रहे, जितनी स्लम्स अभी एग्जिस्टिंग है इसको हम मकानों में शिफ्ट कर दें। जो EWS कैटेगरी के डिमांड है सिटी की, उस डिमांड के हिसाब से EWS मकान बने रहे हैं हमारे, ताकि स्लम फ्री जनरेट नहीं हो। तो ये सब वर्क चल रहा है हाउसिंग फॉर ऑल में। तो लगभग हम लोगों ने इसमें 50,000 का DPR तैयार कर दिया मकानों का। अभी आगे का DPR अभी नहीं बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि 50,000 का काम शुरू करना है। इसमें से हमारे 25,000 की टेंडरिंग हो गई है, एजेंसी आ गई है हमारे पास में। अब वो बस काम शुरू होने की देरी है। कहीं अलग अलग स्टेजेस में है, कहीं पे टेम्प्रेरी रिहेबिलिटेशन के मकान बन रहे हैं, शेड्स बन रहे हैं, कहीं पे सीमांकन हो रहा है, कहीं पे सॉइल टेस्टिंग चल रही है, सब अलग अलग स्टेजेस में है। 25,000 मकान अगर बन जाते हैं अभी, ये इसको हम लोग फास्ट पेस में कर रहे हैं, तो ये पूरा सिटी जो है स्लम फ्री हो जाएगी। वो हम लोग स्लम फ्री कर देंगे इसको। कई लोकेलिटीज़ में अभी लोग परेशान रहते हैं, आवासीय कॉलोनी है ग्रीन बेल्ट पे, उनके बगीचों में श्रीनगर स्लम्स हैं, जैसे सपना संगीता रोड पे, चिकित्सक नगर है, जहाँ नर्मदा का तृतीय चरण भी आ गया, लेकिन उन बस्तियों में भी पानी नहीं पहुँच पा रहा है। वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंप्रूव हो जाएगा तो पहुँच जाएगा सब जगह। पानी आज इंदौर के लिए सफिशिएंट है। हम 2 दिन में पानी सप्लाई कर रहे हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा इफेक्टिव रहे और बल्क का जो कंट्रोल है, बल्क जो फीडर लाइन्स जा रही हैं, बल्क वाटर सप्लाई में प्रॉपर कंट्रोलिंग हो हम लोगों की, तो पानी ऑलमोस्ट डेली देने की स्थिति में है हम लोग। वो बल्क वाटर सप्लाई में कंट्रोलिंग के लिए हमारा सिस्टम पूरा डेवलप हो रहा है, टेंडर्स हो रहे हैं। पहले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंप्रूव करने के लिए टेंडर्स हो रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो मेरे ख्याल से हम लोग कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। और जितना में एडिशनल डिमांड है पानी की, वो हम लोग एडिशनल ला ही रहे हैं 90 MLD का, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पानी का। बहुत धन्यवाद मनीष सिंह जी आपका। आपने हमारे दर्शकों से बात की और बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया। कमिश्नर की बात सुनकर आपको लग गया होगा कि ये एक मंजिल है, पड़ाव नहीं। इंदौर को स्वच्छता में सरताज का तमगा हासिल हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारे काम होना बाकी है। जैसा कि मनीष सिंह कह रहे थे कि पानी के क्षेत्र में होना है, सफाई के क्षेत्र में भी इसको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि शिखर पर पहुंचना आसान है, वहां पर टिके रहना बहुत कठिन है। और मनीष सिंह जी की ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो इस चुनौती को और इस गंभीरता को समझते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि बड़ा काम ये है कि हम इसको बनाए रखें, इसको कायम रख सकें। निश्चित रूप से वो ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि उनमें काम करने का जुनून है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, विज़न है, दृष्टि है। इसलिए निश्चित रूप से वो इंदौर को और आगे ले जाएंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।
स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत